आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, यानी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैप्टर 1 के सारे वीडियो देखना चाहते हैं लाइन बाय लाइन करके, तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th नाम के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको क्वेश्चंस करने होंगे और बढ़िया से आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ इमेजेज और वीडियो पे बेस्ड होते हैं, जो आपको समझाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा डिस्कवरी ऑफ सेल। जैसा कि हम सभी पिछले वीडियो में पढ़े थे सेल के बारे में, हमने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के, सेल फंडामेंटल यूनिट होते हैं लाइफ के, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। मतलब हमने 3 तरीके से इसको डिफाइन किया था, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था कि सेल बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेक्ड आई से उसे नहीं देख सकते हैं। हमें सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि हम सभी अभी समझें कि सेल को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को खोजा था। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का खोज किए थे। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि सेल का खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था 1665 में। सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। अब कैसे किया था, आपके मन में ये सवाल आएगा। तो रॉबर्ट हुक ने बोतल का एक कॉर्क लिया। अब ये जो कॉर्क होते हैं जो पेड़ के छाल होते हैं उनसे बनते हैं, तो पेड़ के छाल से कॉर्क बनता है। और वही बॉटल के कॉर्क को उन्होंने पतले से टुकड़े में काटा, जैसे एकदम बहुत ही पतले पतले टुकड़ों में काटा, और एक पतले टुकड़े को लेकर अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में रखा और उसको परीक्षण किया, एग्जामिन किया। जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में अपने, तो उन्होंने जो चीज़ें देखा उसको देखकर अचंभों में पड़ गए, क्योंकि उन्हें उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स यानी बॉक्स नज़र आ रहे थे। उनका ध्यान गया कि ऐसा फिगर मैंने कहीं देखा है, और उनको याद आया कि ये लगता है कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार है। तो उन्होंने कहा कि जो कॉर्क में हमने देखा, जब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर पे रखा, उसको माइक्रोस्कोप में हमने देखा है, तो हमको छोटे छोटे बहुत ज़्यादा संख्या में कंपार्टमेंट्स दिखे हैं, यानी छोटे छोटे बॉक्स दिखे हैं। और ये जो बॉक्स हैं हनी कम्ब की तरह हैं, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। और इसी कंपार्टमेंट को, यानी जो छोटे छोटे बक्से थे, कंपार्टमेंट थे, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। अब जैसा कि आप फिगर में ये देख सकते हैं, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जो है कि कंपार्टमेंट्स है, और प्रत्येक कंपार्टमेंट एक सेल बनाता है। और कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, सेल कहा। याद रखिए कि जो सेल है वे लैटिन वर्ड सेलुला से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, यानी एक छोटा कमरा। तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा, तो उन्होंने पाया कि जो स्ट्रक्चर उन्हें मिला वे छोटे छोटे रूम की तरह ही था। मधुमक्खी के छत्ते को अगर आप ध्यान से देखें, इमेजेस में भी आप देख सकते हैं, तो ये छोटे छोटे आपको कमरे दिखेंगे। और इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि सेल जो है सेलुला लैटिन वर्ड से डेराइव है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था वे सब डेड सेल्स थे। कैसे सेल्स थे? डेड सेल्स थे, जिनके सेल वॉल के बीच में
खाली जगह था, यानी कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ गई? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे सेल की खोज हुई थी। 2-3 बातें याद रखिए। सेल बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते नंगी आंखों से, नेक्ड आई से। हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सबसे पहली बार सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। क्या किया था? बॉटल कॉर्क के स्लाइस लिए थे, उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में रखा, तो उन्हें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि कंपार्टमेंट दिखाई दिए, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से एक जैसे दिखाई दे रहे थे, मतलब उसके समान दिखाई दे रहे थे। सेल का मतलब लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को खोजा था वे डेड सेल थे, ठीक है। जो सेल वाल के जैसे जो सेल था, तो सेल वाल के अंदर जो है कि कुछ भी नहीं था, इम्पटी मतलब पूरा खाली था। बात समझ में आ गया? लेकिन जब हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो सेल वाल के अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो समझा जाएगा उसमें। बात समझ में आ गई इतना? अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा भाई डेड सेल तो देख लिए, ये आखिर लिविंग सेल का खोज किसने किया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल का खोज किया था। इन्होंने कई सारी चीज़ों पर अपना एग्जामिन किया। इन्होंने पॉन्ड वाटर में जो चीज़ें थी उनको देखा, उनको माइक्रोस्कोप में रख के देखा, ह्यूमन स्पर्म को देखा, कई सारी चीज़ों को रख के देखा, और उन्होंने जो है कि लिविंग सेल का खोज किया। अगर आपसे कोई पूछे कि डेड सेल का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया। अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, या सिंपल में लीवेनहॉक आप बोल सकते हैं, 1674 में किया। क्लियर हो गया? देखिए सेल के अंदर अगर आप चलें तो देखिए धीरे धीरे समय बीतता गया 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस का खोज किया, ठीक है। किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया। और ये कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सबसे पहले सेल की खोज हुई, डेड सेल की खोज, लिविंग सेल्स की खोज हुई, अब उसके अंदर का चीज़ इन्होंने खोज के निकाला, न्यूक्लियस को, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया। ऑर्किड जो प्लांट होते हैं उसके रूट को उन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, और वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। धीरे धीरे और समय बीतता गया, और जो है कि ऐसे ही कई सारे सेल के ऑर्गेनेल्स का खोज होता गया। प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर पाया जाता है, और ये लिविंग सबस्टेंस है। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी, पुरकिंजे 1936 में। वैसे जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे, साइटोप्लाज्म, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबका जो भी वैज्ञानिक ने खोजा था उसका नाम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के लिए इतने सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा था 1936 में। क्लियर हो गया? तो ये रहा डिस्कवरी ऑफ सेल की, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में यानी कोशिका सिद्धांत इसे बोलेंगे। देखिए दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, यानी कोशिका सिद्धांत दी थी। इनका नाम क्या था? एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरा का नाम था स्वान। स्लाइडेन ने 1838 में, स्वान ने 1839 में, दोनों लोगों ने मिलकर जो है कि सेल थ्योरी दिया था प्लांट और एनिमल के लिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया सेल थ्योरी में, आइए समझते हैं। तो अब हम समझेंगे सेल थ्योरी में क्या क्या इन्होंने बताए थे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो सेल है वे सारे जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं या जितने भी एनिमल्स देखते हैं, ऑल प्लांट्स और एनिमल के लिए ये सेल जो हैं बेसिक यूनिट होते हैं स्ट्रक्चर का। मतलब प्लांट्स या एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वे किसके कारण है? सेल के कारण है, ठीक है। दूसरा क्या बताएं? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस फंक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल है वे बेसिक यूनिट होता है फंक्शन का, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। हमने आपको बताया था
पिछले वाले वीडियो में कि जो सेल होते हैं अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मतलब इनके अंदर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा चीज़ है, जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर डाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें फिनोमेना चलती रहती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ चलता रहता है। तो उसी तरह एक सेल है, बस समझिए कि बड़ा सा कोई चीज़ है, उसका एक छोटा भाग है सेल, और वे सेल अपने आप में कंप्लीट है। हमने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने बताया, दोनों लोगों ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया और इसमें बताया कि जो सेल होते हैं वे बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वे यूनिट ऑफ हेरेडिटरी होते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हेरेडिटरी मटेरियल्स होते हैं, हमने आपको बताया है, या आप आगे पढ़ेंगे भी, डीएनए, आरएनए सब होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है कि जीन जो है फादर से सन में जाता है, ठीक है। तो ये सेल्स के कारण ही होता है, क्योंकि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए, आरएनए होते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट है जो बाद में ऐड किया गया, ऑल लिविंग सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सारे जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स की बात कर रहा हूँ, सारे लिविंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकले हुए हैं। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे कोई हम लोग ही हैं तो हम लोगों के पिता कोई हैं, हमारे पिता के भी कोई पिता हैं, मतलब जितने भी लिविंग सेल्स आप देख रहे हैं ना, वे अपने किसी पिछले वाले से ही पैदा हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक पौधा उगाना है तो आप क्या कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप सीड लगाकर नए बेबी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। दूसरा, जो प्लांट की एक टहनी है उसे काट के लगा देंगे, कटिंग प्रोसेस से जो है कि आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके में क्या हुआ कि एक प्लांट था और उस प्लांट से जो है कि आपने जो है कि न्यू प्लांट ग्रो कराया। तो वही जो पहले वाला प्लांट है जिससे हमने न्यू प्लांट ग्रो कराया तो उसे प्री एग्जिस्टिंग सेल कहेंगे, और उसी से जो है कि नया ग्रो करता है। तो उसी तरह पुराने वाले सेल्स से ही नए लिविंग सेल्स ग्रो करते हैं। ये जो थ्योरी है इसको रुडोल्फ वर्काउ ने दिया था 1885 में, ठीक है। और ये क्या थे? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। तो रुडोल्फ वर्काउ 1885 में जो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बात समझ में आ गई। और इसको बाद में जो है कि सेल थ्योरी में ही ऐड कर दिया गया। बात समझ में आ गई। अब इतना चीज़ें आपने समझ लिया सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी अगर आपसे पूछे कि किन्होंने दिया तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। क्या क्या बातें बताई तो हमने आपको बता दी। अब आते हैं कि इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस थे, यानी क्या क्या अपवाद थे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो 3 पॉइंट आपको एक्सेप्शंस में पढ़ने हैं। पहला, वायरस जो है सेल नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं। पहला है कि वायरस सेल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का एक कोट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए के रूप में। दूसरी बात, वायरस में न न्यूक्लियस होता है, न ही साइटोप्लाज्म होता है, न ही एंजाइम्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, वायरस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं। जबकि आप सेल पढ़ेंगे तो सेल में न्यूक्लियस भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन वायरस में ये सब नहीं होते हैं। तीसरी बड़ी बात कि ये लिविंग सिस्टम के बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे जो ये वायरस है ना, जब अगर बाहर रहेंगे तब तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन जब लिविंग बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो ये भी लिविंग हो जाते हैं। इसलिए इनकी ये जो प्रोसेस है, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना क्या है? वायरस है। जब बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग है, जब शरीर के अंदर चल गया तो लिविंग है, ठीक है। तो अगर शरीर के बाहर है तब तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के अंदर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए कि वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग सिस्टम, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस कभी भी कोई लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं। मतलब इनमें जो लाइफ प्रोसेस की बेसिक एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब, डाइजेशन, ये सब नहीं होता है, ठीक है। लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट
ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, और अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वे ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दे आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियर मटेरियल सिर्फ इनमें डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में सिर्फ डीएनए होता है, आरएनए नहीं प्रेजेंट होता है। तीसरी एक्सेप्शन क्या है? कुछ मोल्ड फंगी होते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड वाला फंगी आप सुने होंगे, उसी तरह कुछ फंगी होते हैं जो सेलुलर बॉडी होते हैं, ठीक है, और इनमें इनके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, सब कुछ एक एक करके पूरा डीपली समझना है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए याद रखिए कि जो कुछ मोल्ड्स होते हैं, बेसिक मोल्ड फंगी होते हैं, ठीक है, तो इनका जो बॉडी होता है वो सेलुलर बॉडी होता है और इनके प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो सिंपल ये रहा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। 3 एक्सेप्शन बताएं, वायरस को लेकर, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को लेकर, और कुछ फंगीज को लेकर। तो इस वीडियो में हमने सीखा डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, ठीक है, और हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी किसने दिया, उसके क्या क्या फीचर्स थे, और हमने उसके एक्सेप्शंस को भी समझा इस वीडियो में। अगली वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो में हम समझेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कैसे हुआ। देखिए आज जो हम माइक्रोस्कोप देखते हैं, पहले वैसे माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, आखिर कैसे धीरे धीरे बदला, कौन कैसा माइक्रोस्कोप का खोज किया, इन सारी चीज़ों को अगली वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।